हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिमन्यु कुमार। आज मैं क्लास भाग 2 जो है फ्रांसीसी क्रांति का आपके बीच लेकर आया हूँ। अब बस ध्यानपूर्वक बस बने रहिए। हम आप लोग को बता चुके थे कि लुई सोलहमा के बारे में पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमें आप लोग को बहुत ढंग से बताए थे कि लुई सोलहमा जो है किस तरह से अपना राजतंत्र कायम कर रहा था, है ना। तो चलते हैं अब अपना क्लास की ओर। तो लुई सोलहमा का जो जन्म जो है एक वायसराय नामक जगह पर होती है, ठीक है ना। ये मात्र 20 वर्षों की उम्र में जो है ये अपना उत्तराधिकारी संभालता है ना। सबसे कम समय में ये अपना उत्तराधिकारी, अगर पूछेगा कि उत्तराधिकारी कब संभालते हैं, तो ये 1774 ईस्वी में ये अपना जो है राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। और इनका विवाह जो है एक मैरी अंतुनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी उनके साथ इनका विवाह संपन्न हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग को बता चुके थे ये वाला कि ये जो मैरी अंतुनेट थी बहुत ही खर्चीली थी। अपना जो है अपना बेटे को देखभाल करने के लिए 60 नौकर को रखा था, ठीक है ना। तो इसी के बारे में जो है हम पिछले वीडियो में बातचीत कर चुके हैं। फिर है बताए थे कि जब अमेरिका और इंग्लैंड से जब युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध, है ना। तो 7 सालों की युद्ध के दौरान इनको जो है यानी अमेरिका को मदद करने के तहत में इनको जो है 10 लिब्रे, कितना 10 अरब लिब्रे जो है 10 अरब लिब्रे जो है ये कर्ज के रूप में डूब चुके थे, ठीक है ना। कब? सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान, है ना। यानी जो है सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान में जो इनका जो पिताजी थे लुई 15वां, वो 2 अरब कर्ज के रूप में डूब गए थे। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता जो 13 उपनिवेशवाद की मदद से जो है अमेरिका जो है अपना युद्ध में सफल होते हैं। और इनका जो भाग जो चमक जाता है, जो उस युद्ध में अमेरिका किसी तरह जीत जाता है और इंग्लैंड हार जाती है। तो इस युद्ध में जो है अपना सैनिक शासन व्यवस्था को लेकर के और अपना जो गोला बारूद जो भी होता है अपना मशीन उनको दिया, मतलब देते हैं, जिसके वजह से जो है ये 10 अरब कर्ज के रूप में डूब चुके थे, है ना। यानी इनके पीछे जो था 2 अरब कर्ज के रूप में पहले से लोड था। लेकिन प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं ना, प्राण गंवाना होता है, उस प्राण प्रतिष्ठा देखने के चलते ये नहीं सोचे कि हमारा कर्ज इतना है तो इसको हम मदद करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड को हार चाहता था, किसी तरह से इंग्लैंड हार जाए। इस वजह से क्या हुआ, 10 अरब लिब्रे के कर्ज में और ये डूब चुके थे, ठीक है ना। अब जब 10 अरब लिब्रे के कर्ज में जब डूब गए तो अब इनका दिमाग ठनकना शुरू हो गया। कोई भी राजा रहेगा तो उसका दिमाग एकदम ठनकना शुरू हो जाए कि मेरा जो है राजशाही जो हम कर रहे हैं, मेरा जो है देश जो है इतना आर्थिक लेवल से नीचे गिर गया कि अब हमको देश को संभालना नामुमकिन हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी पर हम लोग विचार करेंगे आज, किस तरह से क्या अब आर्थिक जनरेशन किस तरह से चलेगा फ्रांस में, और उस आर्थिक से किस तरह से लुई सोलहमा निकलने का प्रयास करते हैं। तो बस कहानी का माध्यम है, कुछ है नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, इधर उधर ध्यान ना दीजिएगा, तो एकदम आराम से आप लोग को समझ में आएगा। अब चलते हैं कुछ दार्शनिक की ओर, है ना। कुछ विचार जो है फ्रांस में एक नया विचार उत्पन्न आता है, उन दार्शनिकों के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। पहला दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना। उसके बाद है जॉन लॉक, उसके बाद है रूसो। तो इन तीनों दार्शनिकों में से आपको जान के हैरानी होगा कि सबसे अहम भूमिका जो है फ्रांस में रूसो ने दिया था। आगे हम बात करेंगे रूसो कौन था, क्या किए थे, इनका कथन क्या है। सबसे पहले है इनका जो दार्शनिक जो है एक मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने क्या किया था, शक्ति का पृथ्वीकरण दिया था। सिद्धांत इनका है, पूछेगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेगा कि शक्ति का पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो मॉन्टेस्क्यू ने। इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, बड़ा जबरदस्त है, द स्पिरिट ऑफ द लॉस। इनका जो है कहा कि द स्पिरिट ऑफ द लॉस नामक पुस्तक की रचना किसने किया, तो मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है ना। अब आते हैं जॉन लॉक की तरफ। जॉन लॉक जो है टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक की रचना इन्होंने ही किया था। और एक बात और बताते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैविक सिद्धांत को खंडन किया था कि ये जो आपका सिद्धांत है ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। तो इन्होंने अपना क्या किया, अपना पुस्तकों के माध्यम से विचार उत्पन्न किया, और इसी पुस्तक को पढ़ करके लोग क्या हुआ, क्रांति का स्वरूप एक धारण कर लिया फ्रांस में, जो देखने को मिलेगा आगे, ठीक है ना। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हो 2 या 3 वीडियो में आपका जो है पूरे फ्रांसीसी क्रांति समाप्त कर दें, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब तक इस चैप्टर को नहीं बढ़िया समझिएगा तब तक समझिए कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट पूर्ण रूप से नहीं ले पाए हैं। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का इंटरेस्ट लेना है, अगर आगे का पढ़ाई को अगर कंटिन्यू करना है, तो ये आपको फ्रांसीसी क्रांति जरूरी है पढ़ना।
तो ये जो लुई सोलामा जो भी थे, ये क्या थे, बुर्बो वंश से भी संबंधित रहा रखते थे, बुर्बो वंश का ही शासक थे। अभी तक क्या है, राजतंत्र कायम है ना, राजा का ही बात चल रहा है, राजा का ही सब चीज वैल्यू चल रहा है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं रूसो। रूसो ने क्या विचार दिया, तो रूसो का विचार है, इनका जो जन्म है जेनेवा में हुआ था 1712 ईस्वी में, है ना। रूसो का जो जन्म है 1712 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। कहा जाता है कि जब फ्रांस की जब क्रांति हुई 1789 में, फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 में जब क्रांति हुआ, तो इस क्रांति में क्या हुआ, अपना देश वापस चले आते हैं रूसो फ्रांस, ठीक है ना। जब ये अपना देश जब वापस चलाते हैं, तो कहा जाता है कुछ मनुष्य का कि रूसो ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया अपना पुस्तकों के माध्यम से, अपना विचारों के माध्यम से, है ना, कि कहा जाता है कि अगर रूसो का अगर जन्म नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति होता ही नहीं। यानी फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका जो है रूसो का बहुत बड़ा भूमिका है, बड़ा योगदान है ना। इन्होंने एक कथन दिया था, मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है, मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है, लेकिन जन्म के बाद चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा होता है। ये आपका रूसो का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि यह कथन किसका है कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है लेकिन जन्म के बाद चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा होता है, तो ये रूसो का कथन है। इन्होंने बहुत ही बड़ा एक अट्रैक्शन मोड़ के रूप में फ्रांस से क्रांति की तरफ ले गए। इन्होंने आगे जाकर के एक कॉमन सिद्धांत दिया, कॉमन, ठीक ना, कॉमन बिल। इन्होंने एक कॉमन बिल का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत का मतलब होता है सामाजिक समझौता, है ना। कॉमन बिल का मतलब क्या होता है, सामाजिक समझौता, यानी समाज में किस तरह से समझौता होना है, ये रूसो का विचार था। इनका था मानना, इन्होंने अपने ही उसी सिद्धांत के माध्यम से बोल दिया था कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व होनी चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है ना। फिर आगे जाकर के बहुत बड़ा इनका किताब जो है सब रूसवासी जो भी हैं सब सर्वहारा वर्ग से लेकर के पढ़ना शुरू कर दिए, धीरे धीरे सब जागरूक होना शुरू हो गए, ठीक है ना। बहुत सारा इनका क्या हुआ, बदलाव देखने को मिला, अपने किताबों के माध्यम से रूस में बदलाव लाए, ठीक है। अब जो है 10 अरब लिब्रे का जब कर्ज जब डूब जाते हैं, तो ये जो है लुई सोलहमा का दिमाग ठनकना शुरू हो जाता है कि अब क्या किया जाए, किस तरह से मेरा राजपाट चले ताकि लोग शांति से भी रहे और मेरा राजतंत्र भी कायम रहे। तो इनका एक आर्थिक सलाहकार अपना एक मंत्री रखते थे, कोई पहले जो भी राजा है तो अपना एक मंत्री रखते थे, सैनिक को किस तरह से मैनेज करना है, तो ये आर्थिक सलाहकार थे। आर्थिक सलाहकार में आपका नाम आता है तुर्को, फिर आपका आता है नेकर, है ना। ये सब क्या थे, आर्थिक सलाहकार थे। तो जब इनका जब दिमाग पूरे रूप से जब खनक गया कि अब किस तरह से क्या हुआ जाए, प्रतिष्ठा में तो हम प्राण गवा ही चुके हैं, तो इनका दिमाग एकदम डोल रहा है, करे तो क्या करे। तो अपने आर्थिक सलाहकारों की मदद लेता है, ये आर्थिक सलाहकार को बुलाते हैं अपने राजमहल में और इनसे विचार लेते हैं कि अब क्या किया जाए, किस तरह से कर्ज से हम लोग उभरें ताकि मेरा देश आगे बढ़ सके, ठीक है ना। तब एक तुर्गो ने बोला कि देखिए आप एक ऐसा काम करिए, सबसे पहले जो है आपको जो है अपना रानी पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। यानी इनका जो रानी बहुत जो थी मिस्टर खर्चालू, जिसको कहते हैं, बहुत खर्च करती थी, इसका खर्च का कोई ब्यौरा नहीं है। तो तुर्गो ने बोला कि सबसे पहले आपको पाबंदी अपना रानी पर लगानी पड़ेगा कि बेकार में नहीं, जो एक बच्चे को लालन पालन करने के लिए 60 नौकर रखा हुआ है, बेफिजूल में खर्च हो रहा है, सबसे पहले उस पर पाबंदी लगाइए तब कुछ घटेगा। जैसी इस बात को तुर्गो का जैसी मतलब ये सजेशन दिए लुई सोलामा को, तो किसी तरह से खबर हो जाता है मैरी अंतुनेट को। जब इनको जब खबर हो जाता है तो तुर्गो को निकाल देते हैं, है ना। क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि जो भी मेरा आराम से जो जिंदगी कट रहा है इसमें जो है एक जो जहर घोलने का काम तुम कर रहे हो, तुम्हारा नौकरी से तबादला होता है, हटा दिया, कहानी क्लियर कर दिया। अब बेचारा ये लुई सोलामा सोच रहा है कि जो भी जरा मना हमको मिला था सहयोग करने के लिए, विचार देने के लिए, वो भी उनको निकाल दिया गया, है ना। फिर एक नेकर सलाहकार देते हैं, देखिए एक काम ऐसा कीजिए कि आप जो है बैठक बुलाइए, जब तक बैठक नहीं बुलाइएगा, जब तक सहूलियत नहीं होगा, जनता जब तक आपकी बात को, आपकी गरिमा को नहीं समझेगा, तब तक बदलाव होने वाली नहीं है। तो लुई सोलामा बोला कि बहुत बढ़िया विचार तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, जो तुम ऐसा विचार उत्पन्न किया, है ना।
तो अब नेकर को बात को लेकर के लुई सोलामा का दिलो दिमाग में बैठ जाता है कि किसी तरह से बैठक होना चाहिए। तो आज तक बैठक नहीं हुआ था, सिर्फ बैठक हुआ था पहला ही बार में 1614 ईस्वी में। 1614 ईस्वी के बाद फ्रांस में बैठक देखने के लेवल नहीं मिला था। तो 175 वर्षों की बात जो है आपका 175 वर्ष जब समय लग गया बैठक करवाने में, 175 वर्ष के बाद बैठक होता है फ्रांस में। और वो बैठक जो कौन करवाते हैं? लुई सोलामा, ठीक ना। इस बैठक के माध्यम से पादरी लोग हो, चाहे कुलीन हो, चाहे सर्वसाधारण हो, तीनों को आना है इस बैठक में। और इस बैठक में क्या योजना होगा, क्या नियम होगा, है ना, सबको लेकर के चलना है। और मेरा जो कानून जो बनाएंगे, मेरा कानून के हिसाब से ही आप लोग को चलना पड़ेगा। तो पूछेगा कि जो है आपका लुई सोलामा के दौरान कितने वर्षों के बाद बैठक बुलाया गया? तो 175 वर्षों के बाद। पहला बैठक कब हुआ था? 1614 ईस्वी में। अब इस बैठक में पहले जो है दो संस्थाएं चला करती थी, ठीक ना। तो पहला संस्था में आपका जो है एक आपका पार्लामा चलता था और एक आपका स्टेट जनरल, ठीक ना। दो बैठकें हुआ करती थी। पार्लामा का जो बैठक होता था वो राजा और कुलीन और पादरी के अधीन हुआ करता था, यानी तीन का ही सपोर्ट करना है। अगर पार्लामा का बैठक करना है तो तीन रहेगा, राजा, कुलीन और आपका हो गया पादरी, ठीक ना। क्योंकि तीनों का जो है आपका घुल मेल ज़्यादा रहता था, इसीलिए एक संस्था अलग बनाया कि हम लोग का जो बैठक रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग क्या है वीआईपी आदमी, तो वीआईपी आदमी का नाम एक अलग होना चाहिए। तो पार्लामा का बैठक तीनों ही करते थे। और एक स्टेट जनरल में जो बैठक होता था वो आपका पादरी भी रहते थे, कुलीन भी रहते थे और आपका सर्वसाधारण लोग भी रहते थे। और वो जो है बैठक के हिसाब से अपना काम दाम चलते। जब इस बात को जब पूरा बैठक होगा कितने वर्षों के बाद? 175 वर्ष के बाद, है ना। अब इतना जब र्यूमर जब पूरा फैल गया फ्रांस में, तो पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण बड़ा एकदम खुश हुआ, ठीक ना। वाह, 175 वर्ष के बाद राजा साहब का आदेश है कि बैठक होना चाहिए। और यह बैठक का योजना जो बनाया आपका नेकर ने बनाया था, ठीक है ना। तुर्गो तो बेचारा जो भी सजेशन दिया उसको रानी हटाइए दिया, है ना। अब यह बैठक होती है 5 मई, ध्यान दीजिएगा, यह जो बैठक है आपका 5 मई 1789 को यह बैठक हुआ, स्टेट जनरल बैठक, ठीक ना। स्टेट जनरल बैठक की जो 5 मई 1789 की बैठक होता है पहली बार। अब इस बैठक में बहुत सारा जो है आपको एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले पादरी खुश इसलिए था, मन में सोच लिया था कि अब हम अपना पुराना अधिकार मांगेंगे, है ना। जो मेरा लुई सोलामा के समय ऐश मौज का जिंदगी जो चलता था उस समय का हम अपना अधिकार मांगेंगे। कुलीन सोच लिया था पहले से कि जब ये बैठक होगा तो हम जो है टैक्स लगाने के सिवाय और दूसरा हम मांगेंगे पावर राजा से, है ना। अब सर्वसाधारण लोग सोच रहा है कि हम क्या सोचे, तो सर्वसाधारण लोग सोच रहा है कि बहुत दिन हम लोग झेले हैं, अब हम नहीं झेलना चाहेंगे। अब टैक्स लगेगा तो सभी पर लगेगा, कुलीन भी टैक्स देगा, पादरी भी टैक्स देगा, हम लोग भी टैक्स देंगे। अब टैक्स होगा तो तीनों पर होगा, नहीं तो फिर किसी पर नहीं। तो तीनों का जो है सोच विचार अपना करके इस बैठक में सब शामिल होते हैं, ठीक है। अब इस बैठक जब स्टार्ट होता है तो बड़ा मजा आता है। क्या मजा आता है कि जैसी बैठक होता है तो पादरी के तरफ से, यानी पादरी लोग के तरफ से 300 कैंडिडेट जाते हैं, कुलीन के तरफ से भी आपका जो है 300 कैंडिडेट जाते हैं। दोनों पादरी और कुलीन दोनों जो है 300 कैटेगरी करके जो है इस बैठक में भाग लेते हैं। अब सर्वसाधारण की बात कहा जाए तो सर्वसाधारण जो है 600 कैंडिडेट यानी 600 व्यक्तियों का साथ ये बैठक करते हैं। अब ये सोच रहा है कि अगर इलेक्शन हुआ, यानी अगर वोटिंग हुआ, तो कुलीन और पादरी सोच रहा है कि इस वोटिंग में बाजी मार लेगा कौन? सर्वसाधारण लोग। तो इन लोग बड़ा अचंभित हुआ कि अगर पावर अगर आ जाएगा सर्वसाधारण का तो फिर हम लोग का ऐश मौज का जिंदगी कैसे कटेगा। तो इन लोग भी जान रहा था कि हम लोग 600 हैं, उधर 300, 300, 600, अगर मेरा आदमी एकाध उधर भी है, अगर एकाध वोट भी अगर उधर से टपक पड़ेगा तो आसानी से हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। इस हिसाब से आराम से बैठा हुआ था। लेकिन राजा यहाँ पर एक चाल खेल देता है। क्या चाल खेल देता है कि जो आपका जो है कैंडिडेट हिसाब से जो वोटिंग होना चाहिए वो ना करा करके
स्टेट वाइज वोटिंग करा देता है। स्टेट वाइज का मतलब हुआ कि एक स्टेट यानी फर्स्ट जो है सबसे पावर वाला आदमी, पावर, ये पादरी को कहता है कि 300 कैंडिडेट में से आपका कोई एक कैंडिडेट ऐसा आएगा जो एक ऐसा वोट दीजिए कि सहूलियत से सभी का वोट पड़ जाना। ये हो गया स्टेट वाइज। जब ऐसा सिस्टम जब राजा ला दिया तो सर्वसाधारण का नींद उड़ गया कि अब क्या होगा, है ना। आप ही सोचिए कि 300 इधर है पादरी, 300 कुलीन है। अगर स्टेट वाइज अगर वोटिंग अगर होता है तो जीतेगा कौन? पक्का है कि ये जीत जाएगा, है ना। ये पावर वाला अपना मांग ही लेगा, जैसा सोचा था इन लोग हो ही जाएगा, ठीक ना। तो स्टेट वाइज वोटिंग करा करके राजा जो है नियम बनाया। अब ऐसा सिस्टम जब सर्वसाधारण लोग जब देखा तो बोला बताओ 175 वर्ष हम लोग वेटिंग किए, उस वेटिंग में जरा माना जो भी हमारा जो पावर जरा लगा कि अब झलकने वाला है वो भी छीना गया। अब बहुत अत्याचार हुआ है, इन लोग बैठक किया ही नहीं, उसी बैठक से उठ करके बाहर आ गए, ठीक ना। अब जो है इसके बाद कहानी बड़ा मजा आ जाएगा, बस वीडियो पर बने रहो। अब जो है कमेटी छोड़ करके, बैठक छोड़ करके वहां से सर्वसाधारण लोग चले जाते हैं, ठीक ना। जब बाहर आते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद जो है टेनिस कोर्ट मैदान में, एक टेनिस कोर्ट है, एक मैदान में जा करके इन लोग जमा होते हैं, जितने सर्वसाधारण पार्टी से होता है, ठीक ना। उस मैदान में जमा होने के दौरान इन लोग जो है अपना सहूलियत के साथ बोला कि अब जो है बहुत बर्दाश्त से फालतू हुआ, अब जो हम राजा के अधीन रहना नहीं चाहते हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो भी एक मौका मिला, ये जो है स्टेट वाइज वोटिंग करा करके हम लोग को और नीचा दिखाना चाहता है कि हमारे अंडर में हमेशा सभी दिन यानी हमेशा जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक ये संघर्ष कराते रहेगा। तो सर्वसाधारण लोग उब के कारण बैठक से उठ के भाग गया, है ना, बाहर चले आए। और इन्होंने एक टेनिस कोर्ट मैदान में जा करके इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा योजना बनाया सभी लोग मिल करके। और उस योजना में इन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली का गठन किया, है ना, जिसका गठन जो आपका डेट है 20 जून 1789 को। इन्होंने एक अलग सभा बनाया, अलग बैठक का रूप में इन्होंने एक अलग कमेटी बनाया। उस कमेटी का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक ना। नेशनल असेंबली के कमेटी बनाने में इसका जो नेतृत्व आपका जो है ये आपका आ जाएगा मिरातियो और आबे सीए। ये जो था दोनों मिलके क्या किया था, इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया था। इन्हीं के लोग जो है इनको मेन मतलब हीरो बनाया गया कि आप इस असेंबली का मेन जो है संचालक के रूप में रहिए। मिरातियो और आबे सीए पूछेगा कि नेशनल असेंबली में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो मिरातियो आबे सीए, ठीक ना। जब इन्होंने योजना बनाया, इन लोग अपना योजना के तहत बोला, एक था आपका बास्तिन का किला, ठीक ना। बास्तिन का किला पर जो है अटैक कर देता है, ठीक ना। इन लोग जो है अपना योजना बना करके बास्तिन का किला जो होता है एक राजतंत्र का जो प्रतीक था बास्तिन का किला, उस किला पर इन लोग धावा बोल देता है। और यह जो है घटना 14 जुलाई यानी एक महीना बाद 14 जुलाई 1789 को जो है बास्तिन के किला पर क्या करता है, इन लोग अटैक कर देता है। और उस किला के अंदर जितने कैदी लोग जो रहता है सब स्वतंत्र हो जाते हैं, सब आज़ाद हो जाते हैं कि जाओ आज के बाद आज़ाद है। और तुम लोग को जान करके ये बात हैरानी होगा कि इस अटैक से जब 14 जुलाई का डेट 1789 को जब बास्तिन किला पर जब हमला बोला गया, उसमें जितना कैदी थे सबको बाहर निकाला गया, सबको स्वतंत्र करा दिया गया, सबको आज़ाद करा दिया गया। और उसी 14 जुलाई को पूरे फ्रांस में नगाड़ा ढोल के साथ एकदम पूरा मस्ती के साथ एकदम रंगारंग कार्यक्रम के साथ 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। पूछेगा कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। पूरे फ्रांस एकदम खुशहाली के माहौल से एकदम खिल उठा कि अब जो है हम लोग का कोई रोक टोक नहीं है। ये नेशनल असेंबली करने के दौरान ही आपका जो है बास्तिन के किला पर हमला हुआ। और वो बास्तिन का किला पर हमला जो है 14 जुलाई 1789 का डेट याद रखिएगा। और उसी दिन से फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस पूरा मनाना शुरू हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब जो है लुई 16वां का जो राजशाही जो था, इन लोग का मेन कहना था कि मेरा जो स्वतंत्र हुए हैं हम लोग जो है किसी का राजा को हत्या करना नहीं, किसी को मार देना नहीं है। मेरा उद्देश्य जो है डायरेक्टली जो है माहौल को खराब करना नहीं है। आप राजा बनिए लेकिन मेरा नियम कानून रहेगा, यानी उसको कहते हैं संवैधानिक
कानून, ठीक है ना। अब संवैधानिक युग चलेगा, अब जो है राजतंत्र खत्म होगा, आप ही राजा बनिए, आप ही का उत्तराधिकारी रहेगा। संवैधानिक का अर्थ हुआ कि राजा वही रहेगा, आप ही का वंशज चलेगा, लेकिन नियम कानून आपका नहीं, आपका कोई पावर नहीं, पावर रहेगा हम लोग का रहेगा। आप मेरा पावर से अपना रास्ता ही चला सकते हैं। ये जो है प्रथम चरण जो है फ्रांसीसी क्रांति का यहीं से देखने को मिल जाता है, लुई 16वां के ही दौरान से। लुई 16वां राजगद्दी पर बैठेगा, जो अब पहले मनमानी करता था, मेरे हिसाब से बैठक होगा, स्टेट जनरल की बैठक होगा, स्टेट वाइज वोटिंग होगा, ये सब अब नहीं चलेगा, नियम कानून मेरा रहेगा, ठीक ना। उसी समय के बाद 4 अगस्त 1789 को सदस्यों का चुनाव हुआ कि अब इस सदस्य जो बनेगा, कौन कौन सा सदस्य बनेगा जो मेरे हिसाब से नियम कानून पर बनाए रखेगा। उसमें नागरिक को चुना गया, जिसमें से 2 प्रकार का नागरिक है, एक आपका सक्रिय है, एक आपका निष्क्रिय है। सक्रिय का मतलब होता है मध्यम वर्ग, इसका मतलब होता है मध्यम वर्ग इसमें कहा जाता है। सक्रिय नागरिक में मध्यम वर्ग और निष्क्रिय जाति में आपका निम्न वर्ग होता है। अब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का क्या होता है, आगे जाके बदलाव होगा और इसी के बीच जो है संघर्ष होगा। अब आपका उच्च जाति नीच जाति कहानी गोल खत्म। अब आपका आ जाएगा सदस्य का चुनाव में नागरिक के रूप में 2 रूप आया उभर करके, एक सक्रिय जाति एक निष्क्रिय जाति, ठीक है। सक्रिय जाति को ही हम मध्यम वर्ग कहेंगे। अब देखिएगा आगे जाकर नवंबर 1789 का एक घोषणा होता है कि अब जो मेरा चुनाव हो गया, अब घोषणा हम ये करते हैं, है ना, राजा साहब का जो बता दिया गया वो राजा अपना सिग्नेचर करेगा, बस आपका ही पावर है। नियम कानून जो भी बनेगा आपको सिग्नेचर कर देना है, नियम कानून हम लोग बनाएंगे। तो सदस्यों में से जब चुनाव जब हो गया, जिसमें से 2 रूप देखने को मिला, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, उसमें आपका ये घोषणा किया गया नवंबर 1789 को कि एक मेरा अलग संविधान होना चाहिए, तब जाके मेरा मन भरेगा, ऐसे नहीं, है ना। एक लिखित व्यवस्था होनी चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए। हमारा भारत का कानून है ना जी, आपका क्या है, मेरा भारत का जो है संविधान जो बना उसमें सब चीज़ लिखा हुआ है, इस हिसाब से नियम कानून चलना चाहिए, न्यायाधीश ऐसे बनना चाहिए, है ना। आपका जो है संसद का विकास ऐसे होना चाहिए, राष्ट्रपति का मेरा मतलब पावर इतना होना चाहिए, प्रधानमंत्री का पावर इतना होना चाहिए, राज्यपाल ऐसे बनेगा, उसी सिस्टम से हिसाब से चलेगा। अब पहले जैसा ओल झोल बहुत चला, अब ओल झोल चलना नहीं। तो नवंबर 1789 की घोषणा में संविधान बना, है ना, संविधान रूप में बना। अब इस संविधान का पारित जो है 1791 में जो है फ्रांस में संविधान लागू हो गया कि अब संविधान बन गया। और इसमें आपका संविधान में न्यायाधीश का जो चुनाव हुआ उसमें से आपका मध्यम वर्ग में से, क्योंकि मध्यम वर्ग में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उभर करके रहते हैं, शिक्षित वर्ग जिसको कहते हैं। आगे जाके जब पढ़ेंगे 10th क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना, तो कार्ल मार्क्स इस सब के बारे में जब जानेंगे तो उसमें जो है मध्यम वर्ग जो उभर करके आते हैं, और इसी का नाम दिया गया है बुजुर्गुआ वर्ग। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बुजुर्गुआ वर्ग क्या है, तो मध्यम वर्ग को ही हम बुजुर्गुआ वर्ग पढ़ेंगे। जब पूंजीवाद वगैरह जब 10th क्लास का जब आप लोग के बीच जब वीडियो जब लाएंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि वास्तविक रूप में मध्यम वर्ग का जो शिक्षित वर्ग है किस तरह से उभर करके आया, लेनिन वगैरह ये सब बहुत सारा है, ठीक ना। तो सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पहले जो बेसिक शुरुआत से चलेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है संविधान बन करके तैयार हो गया, पारित हो गया 1791 में, फ्रांस का संविधान बन करके तैयार हो गया। कुछ उसमें से मानव का अधिकार भी मिला, जिसमें से आपको देखा गया पहला में कि मनुष्य का जो अधिकार होना चाहिए वो अधिकार बिल्कुल कायम है। सबसे पहले कि सबको समान रूप से देखा जाए, जो भी आपका टाइप नामक धार्मिक पद मतलब कर जो था उसको समाप्त किया जाए, सबको एक समान नज़र से देखा जाए। बहुत सारे ऐसा सिस्टम देखने को मिला। स्वतंत्रता अवश्य है ना, स्वतंत्रता बिल्कुल जरूरी है, लेकिन दूसरों को हमको नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम आज़ाद होंगे लेकिन कोई मेरी वजह से कोई किसी को हानि हो जाए, ऐसा स्वतंत्रता नहीं चाहिए। तो बहुत सारे अधिकार देखने को मिला। फिर है कानून के सभी के लिए बराबर किया गया कि जो भी कानून जो बनेगा सबके लिए इक्वल रहेगा, चाहे वो पादरी हो, कुलीन हो, चाहे सर्वसाधारण हो। तो बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। अब हम लोग फ्रांस का दूसरा चरण जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद आपका सक्रिय में निष्क्रिय में किस तरह से संघर्ष होता है, फिर आपका सक्रिय वाला में निष्क्रिय वाला में 2 रूप आता है, इस वाला में आपका जो है मध्यम वर्ग में 2 रूप देखने को मिलेगा। आगे जब पढ़ाएंगे तो बस थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका दल का गठन होता है, एक आता है जीर्णोदस्तो दल, ठीक है ना, एक होता है एक आपका आता है जैकोबिन दल। जो जैकोबिन दल का जो नेता जो बनता है वो मेरा बनता है कौन, रॉबेस्पियर। और रॉबेस्पियर का जो है शासनकाल पढ़ेंगे, इन्हीं को क्या कहा गया, उग्र गणतंत्र, है ना। इसका क्या नाम दिया गया, उग्र पूरा मतलब हम पूरा हिंसा पर उतर जाते हैं, सबको एकदम ठंडा करके रख देगा। तो बस
आज का वीडियो यहीं तक, आर्थिक कारण तक पूरा क्लियर कर दिए, आपका दार्शनिक जो भी था क्लियर हो गया। बस दूसरा चरण में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और खूब मन लगा कर पढ़ें। थैंक यू।